मैं आज़ाद चौहान। आज मैं मानव वृक्क या फिर मनुष्य शरीर के गुर्दे में उपस्थित नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस चीज़ को पूरा भली भांति प्रकार से समझाने का प्रयास करूँगा। तो नेफ्रॉन होता क्या है कि नेफ्रॉन जो अशुद्ध रक्त होते हैं या फिर रक्त में अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे यूरिया या कुछ मात्रा में लवण तथा जल की मात्रा तथा अन्य विषैले तत्व को शरीर के बाहर निकालने का प्रयास करता है, या यूँ कहें नेफ्रॉन अशुद्ध रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को या विषैले तत्व को शरीर के बाहर मूत्र के जरिए निकालने का काम करता है, या रक्त से मूत्र के रूप में अलग करने का प्रयास करता है। तो हम लोग नेफ्रॉन की संरचना या उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नेफ्रॉन की किन किन तरीकों से या किन तरीकों से ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है, उसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ हम लोग नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है कि नेफ्रॉन में एक प्यालेनुमा संरचना होती है। नेफ्रॉन में एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। नेफ्रॉन में एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट के भीतर या फिर इस प्यालेनुमा संरचना के भीतर रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। देखिए ऐसे ये गुच्छा होता है रुधिर केशिकाओं के, बाल के समान पतली पतली, यानी इस बोमेन संपुट के भीतर रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का एक सिरा, जो ग्लोमेरुलस का एक सिरा होता है, ग्लोमेरुलस का जो एक सिरा होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो जाके अभिवाही धमनी में खुलती है और अभिवाही धमनी जा करके वृक्की धमनी में खुलती है, जबकि ग्लोमेरुलस का दूसरा सिरा अपवाही धमनी में तथा अपवाही धमनी जाके वृक्की सिरा में खुलता है और अभिवाही धमनी जा करके और अपवाही धमनी जा करके वृक्की सिरा में खुलता है। और जो ये अपवाही धमनी होती है ये चौड़ी होती है, यानी ये चौड़ी होती है और इसका व्यास ज़्यादा होता है, जबकि जो अपवाही धमनी होती है ये संकरी होती है और इसका व्यास कम होता है। यानी इस साइड चौड़ा होता है और इस साइड क्या होता है? पतला होता है। इस साइड ये क्या होता है? चौड़ा होता है और ये क्या होता है? पतला होता है। अब देखिए होता क्या है कि अशुद्ध रक्त, यानी शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो आकर के वृक्कीय धमनी में गिरती है और वृक्की धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त अभिवाही धमनी में आती है। और अभिवाही धमनी चूंकि अब ये चौड़ी नली से पतली नली की ओर जाती है, अतः दाब के कारण जाहिर सी बात, अगर आप किसी चौड़े भाग से अगर किसी पतले के तरफ किसी चीज को भेजते हैं तो दबाव बनता है। यानी जब रक्त क्या अभिवाही धमनी से अपवाही धमनी की ओर जाता है, यानी दबाव के कारण होता क्या है कि दबाव के कारण जो रक्त में अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इस रक्त में अशुद्ध पदार्थ होते हैं या रक्त में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, जल, ग्लूकोज, लवण तथा अमीनो अम्ल, ये होता क्या है कि यह रक्त से अलग हो जाता है तथा शुद्ध रक्त अपवाही धमनी से पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। लेकिन इस पदार्थों में जैसे यूरिया, जल, ग्लूकोज, लवण तथा अमीनो अम्ल में इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक या विषैले होते हैं, जो शरीर के लिए घातक होते हैं। अतः इनमें इन लाभदायक पदार्थों को पुनः शरीर में भेजना क्या होता है? आवश्यक होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को या विषैले पदार्थ को शरीर से अलग करना क्या होता है? यह जरूर होता है। मूत्र का निर्माण मुख्यतः 3 विधियों में होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर निस्पंदन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण, तीसरा होता है आस्त्रमण। यानी पहला विधि होती है ग्लोमेरुलर निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण, तीसरा होता है आस्त्रमण। ठीक है। अब होता क्या है कि जो पदार्थ यूरिया, जल, ग्लूकोज,
लवण तथा अमीनो अम्ल ये बोमेन संपुट से आगे यम आकार की नलिका से होकर गुजरते हैं। किससे? यम आकार की नलिका से होकर गुजरते हैं और यम आकार की नलिका जाकर के एक यू आकार की नलिका में खुलती है जिसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये यम आकार की नलिका आके कहाँ खुलती है? एक यू आकार की नलिका में खुलती है जिसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और होता क्या है कि यह चौड़ी नली से यानी इस बड़े व्यास वाली नली से सकरी नली में गुजरता है। तो होता क्या है कि इनमें जो जैसे जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, लवण हो गया तथा अमीनो अम्ल ये क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। लवण की कुछ मात्रा लाभदायक होती है तो इनका क्या होता है कि इनका अवशोषण हो जाता है। इन नलिकाओं में क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। जबकि जल तथा जो लवण की मात्रा बची होती है या फिर अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये यू आकार की नलिका से होते हुए दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचती है और दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए ये पहुंच जाती है संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका से यह केवल लवण तथा यूरिया तथा जल की मात्रा भी होती क्या है कि अब यह संग्रह नलिका में आती है और यह संग्रह नलिका से मूत्राशय में आकर एकत्रित होती है और हम ऐच्छिक पेशियों द्वारा मूत्र को क्या करते हैं? शरीर के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और यह इस तरीके से क्या होता है कि मूत्र शरीर के बाहर निकलता रहता है और यह क्रियाएं चलती रहती हैं। और ये जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो शरीर के क्या होते हैं? बाहर निकलते रहते हैं और शुद्ध रक्त को पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। और ये देखिए जिन पदार्थों का अवशोषण होता है और अब देखिए इन नलिकाओं के ऊपर रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा होता है। रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा होता है जिससे ये रुधिर वाहिनियां अवशोषित जल की मात्रा तथा ग्लूकोज की मात्रा तथा कुछ मात्रा लवण की तथा अमीनो अम्ल को क्या करता है? रुधिर वाहिनियां पुनः किसमें? वृक्कीय शिरा में, क्योंकि वृक्कीय शिरा ये इस रुधिर वाहिनियों से जुड़ा होता है। अतः जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उनको पुनः इन्हीं नली के माध्यम से या फिर वृक्कीय शिरा के माध्यम से शरीर में पुनः वापस भेज दिया जाता है और यह क्रिया चलती रहती है। और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो रक्त से क्या होते हैं? अलग होते रहते हैं।